हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं लाइफ साइकिल कोस्टिंग। लाइफ साइकिल कोस्टिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे एग्जाम में आ सकता है 8 नंबर, 10 नंबर या 12 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। स्टडी मेट के क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो ध्यान से देखना। पहले हम कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी करेंगे, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट के बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लाइफ साइकिल कोस्टिंग के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इसका मीनिंग और बेसिक्स यहाँ पे है आपके सामने। तो ये है इसका मीनिंग और बेसिक्स जो आपको पता होना चाहिए। एवरी प्रोडक्ट हैज ए सर्टेन लाइफ दैट वेरी फ्रॉम फ्यू मंथ्स टू सेवरल ईयर्स। ठीक है ना, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट होता है तो उसका एक लाइफ टाइम होता है, ठीक है ना, और वो हो सकता है कुछ महीने से लेकर कुछ साल तक का। दूसरे पॉइंट के अंदर कह रखा है कि लाइफ साइकिल प्रोडक्ट है कंसिस्ट ऑफ 4 फेस। ठीक है ना, इसके अंदर 4 फेस होते हैं। ठीक है, किसी भी अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो उसका जो लाइफ है उसके अंदर इंट्रोडक्शन, ग्रोथ और मेच्योरिटी, और उसके बाद डिक्लाइन होता है। ये कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है जिसकी ज़्यादा हमें नीड है नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कहूंगा मैं, ये जरूर याद होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये चीज जरूर कर लेना। ठीक है, कस्टमाइज फेस। ठीक है, विद रिगार्ड टू टाइप ऑफ कोस्ट इनकर्ड, या कोस्ट के हिसाब से फेस कौन कौन से होते हैं। तो इसके लिए ये याद कर लेना आप लोग, डेमो, DEMO, डेमो हुक याद कर लेना, ये DEMO। ठीक है, फिर याद रखना। ठीक है, डी का मतलब होता है डिजाइन। ठीक है, और उसके बाद ई छोड़ देना, ई सबसे बाद में ले जाना, DEM। एम का मतलब मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है ना, और ओ का मतलब ऑपरेशन, और ई लास्ट में ले जाना, एंड ऑफ लाइफ। और किसके अंदर क्या आता है ये एज इट इज याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, डिजाइन के अंदर R&D, ठीक है ना, R&D एंड डिजाइन, डिजाइन से डिजाइन तो है ही, और R&D। ठीक है, 80% पैस प्रोडक्ट कॉस्ट हमारी यहीं पे आ जाती है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। ठीक है, तो ये तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, और एक ये याद कर लेना बस, मशीनरी। ठीक है, आगे ऑपरेशन के अंदर DA, इससे याद कर लेना, डियरनेस अलाउंस हम पढ़ते हैं टैक्स के अंदर, उससे याद कर लेना। ऑपरेशन मतलब DA, डी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, ए मतलब एडवर्टाइजिंग। एंड ऑफ लाइफ के अंदर DC याद कर लेना, डेप्यूटी कमिश्नर, डी मतलब डिस्पोजल, सी मतलब क्लीन अप। ठीक है, ये याद कर लेना। आई होप क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं, और क्या चीज़ जरूरी है हमारे लिए वो भी हम देखते हैं। इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस भी आपको इसकी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसकी कुछ इंपॉर्टेंस या यूज दे रखे हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आजकल CA के अंदर इंटर होता है, तो पहले IPCC, और पहले एक PCC होता था। ठीक है, PCC, तो मैंने एक उसका हुक बना दिया, PCC फेल। ठीक है, ऐसे करके। तो इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कोस्टिंग। तो P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, ठीक है ना, और उसके बाद C स्टैंड्स फॉर कंट्रोल, और फिर C का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद F का मतलब होता है फोरकास्टिंग। उसके बाद लास्ट में L, मैंने ये नीचे निशान लगा रखे हैं। ठीक है, L का मतलब होता है लीड। ठीक है, तो इससे याद हो जाएगा। प्लानिंग मतलब प्लानिंग टूल, इसके सामने टूल लगा देना, कंट्रोल के सामने टूल लगा देना, फोरकास्टिंग के सामने टूल लगा देना। बस लीड के सामने ये पूरा याद करना आपको, लीड टू अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन एट ईच स्टेज। राइट, क्लियर है। आगे आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंस के बाद आ जाता है यहाँ पे, ये चीज है, ये फॉर्मेट है जिसके अंदर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्ट निकालना सीखेंगे, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल प्रॉफिट निकालना सीखेंगे। ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। मेन जो क्वेश्चन आता है वो एग्जाम में इसी के ऊपर आता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे, और हम सीखते हैं सबसे पहले प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्ट कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हम सीखेंगे अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्ट कैसे निकालते हैं। क्लियर है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पर्टिकुलर, इधर रुपीज। तो हमने जैसे कि ऊपर पढ़ा था डेमो, DEMO। ठीक है, तो D फॉर डिजाइन कॉस्ट, तो उसी से याद कर लेना, D फॉर डिजाइन कॉस्ट। ठीक है, डिजाइन के साथ साथ हमने रिसर्च भी पढ़ा था, R&D पढ़ा था ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो वो पूरा तो वही हो गया। DEM, M का मतलब हमने पढ़ा था मैन्युफैक्चरिंग, वही होगा। M से फिर ये भी याद रख लेना, मार्केटिंग। क्लियर है, DEM। ओके, क्लियर है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन आता था DA के अंदर, तो डिस्ट्रीब्यूशन से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ये याद कर लेना। फिर लास्ट में E मतलब एंड ऑफ लाइफ आता था, एंड ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट ये होगा। ठीक है, ये याद कर लेना। एंड ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस सेल्वेज वैल्यू, कोई भी मशीन होती है उसकी सेल्वेज वैल्यू स्क्रैप वैल्यू माइनस करते हैं। और ये कुछ मैंने स्टडी मेट से जब मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए, यानी कि कहीं से भी जब मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए, तो ये कुछ चीज़ें मेरे को वहाँ से मिली, तो ये भी आप याद कर लेना। प्रमोशन, और अगर कैपेसिटी कॉस्ट,
अगर कैपेसिटी कॉस्ट दे रखी है या प्रमोशन कॉस्ट दे रखी है वो भी यहाँ पे ऐड करनी होती है, वो भी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की कॉस्ट मानी जाती है। वारंटी एक्सपेंसेस ये भी याद कर लेना आप लोग कि अगर वारंटी एक्सपेंस दे रखा है तो वो भी आपको ऐड करना है। ये कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते टाइम मुझे मिले थे, तो वो भी मैंने यहाँ पे ठीक है लिख लिया है और ऐड कर दिया है। तो जब हम ये सारे खर्चे माइनस कर देते हैं तो आपका आ जाता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्ट। अब आगे चलते हैं, अगर हमें निकालना है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इससे पहले थोड़ा सा एक ये पॉइंट और देख लो, ठीक है ना, कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन अगर आपको कभी भी मिले तो डेप्रिसिएशन को इग्नोर करना है, ठीक है ना, वो नहीं लेते हैं, ठीक है ना, वो एक तरीके की संक कॉस्ट है तो उसको आप इग्नोर कर देंगे। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल प्रॉफिट की अगर बात करें हम लोग तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं नॉर्मली, सेल्स माइनस कॉस्ट। बस यहाँ पे सेल्स का मतलब होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल सेल्स और कॉस्ट का मतलब होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्ट जो ऊपर हमने निकाली है। सेल्स ऑलरेडी आपको दे रखी होगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है और ये एस्टिमेटेड होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो सेल्स माइनस कॉस्ट कर देना, ठीक है ना, आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ एक छोटा सा नोट दे रखा है, इस नोट को भी समझ लेते हैं, ठीक है ना। इफ पीवी फैक्टर इज गिवन, अगर पीवी फैक्टर दे रखे हैं तो क्या करेंगे, और तब हमें अगर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्ट निकालनी है तो कैसे याद करेंगे इसको। मशीन जब हम खरीदते हैं तो मशीन की कॉस्ट आती है ना, उसको हम मशीन एक्विजिशन कॉस्ट बोल देते हैं, उसमें प्लस कर देंगे, ठीक है। अभी हम पढ़ के आए हैं मशीन की कॉस्ट में से क्या करना है, सेल्वेज वैल्यू यानी स्क्रैप वैल्यू माइनस करना है, तो उसका भी पीवी ले लेंगे, है ना, और प्लस करना है पीवी, ठीक है ना, ऑफ एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये याद रखना, बस इसको याद कर लेना, ठीक है। अगर कहीं पे मिल जाएगा तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। अब हम बात करते हैं कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं, तो चलिए दिखा देता हूं पहले एक क्वेश्चन जो कि स्टडी मैट का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो आपके स्टडी मैट के अंदर ये क्वेश्चन दे रखा है और इस क्वेश्चन को आप निकाल लेंगे, ठीक है ना। मोल्ड एंड डाइज MND, ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया था, एज इट इज क्वेश्चन था। हालांकि ठीक है ना, सीधी बात, अगर ये क्वेश्चन अगर आपको आता है तो इसके अंदर उन्होंने थोड़ा सा ऐड भी कर रखा था बाद में, थोड़ा सा, ठीक है ना, ऐड करके इसके पार्ट और भी बना रखे थे, ठीक है। तो उन्होंने कुछ चीज़ें कर रखी थी, जैसे कि बाद में जाके उन्होंने ये कॉस्ट कम कर दिया था, इधर से इसकी कॉस्ट कम कर दी थी, इधर से इसकी कॉस्ट कम करके चेंज करके, तो पूछा था दोबारा निकाल के दिखाओ ये चीज़। मतलब ये पूरा क्वेश्चन सेम था, ठीक है ना, उसके बाद इसमें 1-2 चीज़ें चेंज करके और मुझे बोला गया कि मतलब दोबारा ये चीज़ निकाल के दिखाओ और बताओ अब कितनी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्ट होगी, ऐसे करके। तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वो तो बन जाएगी, है ना। अच्छे से प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आपके आते हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि आप लोग थ्योरी का मैंने मैराथन डाल रखा है, वो मैराथन जरूर देखें आप, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन का भी मैराथन डाल रहा हूँ मैं, ठीक है, ये कल तक डल जाएगा। इसके अलावा MCQ कराऊंगा मैं, स्टडी मैट के जितने भी चैप्टर वाइज MCQ दे रखे हैं, हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज MCQ मैं कराऊंगा, ठीक है ना। साथ ही साथ IDT के वीडियो में डालने वाला हूँ, कस्टम के वीडियो आपको कल से मिल जाएंगे, ठीक है। तो कस्टम का एक वीडियो में एक कंप्लीट चैप्टर होगा और उस वीडियो के अंदर आपको उसके कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, प्रोविजन मिलेंगे, ठीक है ना। प्रोविजन के अलावा मेन जो दिक्कत होती है जो ज़्यादातर स्टूडेंट करते हैं वो होती है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपने हाथ से नहीं निकालते, तो हम लोग स्टडी मैट के क्वेश्चन बनाएंगे, उसके अंदर सारे के सारे स्टडी मैट के क्वेश्चन होंगे उसके अंदर, ठीक है। तो जिससे कि आपकी क्लियरिटी ज़्यादा हो, क्योंकि स्टडी मैट के ऊपर मेन फोकस करना है अगर अच्छे नंबर लेने हैं तो, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, ये पूरा का पूरा भाषण दे रखा है, इसको मैं इग्नोर करता हूँ, इसमें कुछ खास चीजें लिख नहीं रखी हैं। यहाँ से आ जाते हैं MND, ठीक है ना, हैज डेवलप ए न्यू प्रोडक्ट, एम प्रोडक्ट बनाने की बात हो रही है यहाँ पे, विच इज अबाउट टू लॉन्च, ठीक है, इन टू द मार्केट एंड एंटिसिपेट्स टू सेल द 80,000 यूनिट्स। कह रहे कि 80,000 यूनिट बिक जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, और सेलिंग प्राइस हम इतना रख लेंगे, चलो ठीक है भाई। द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कितना है, 4 ईयर्स दे रखा है, तो याद रखना ये पूरा क्वेश्चन है 4 ईयर्स पे चलेगा पूरा का पूरा। द डाटा प्लानिंग टू प्रोडक्ट M, ठीक है, प्रोडक्ट बता रखा है, प्रोडक्ट M के लिए कॉस्ट बता रखी है यहाँ पे। तो इस जो ये डाटा दे रखा है इससे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्ट निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है ना, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्ट निकाल लेंगे। सेल तो ऊपर निकल ही जाएगा, इतनी यूनिट मल्टीप्लाई में ये सेल तो निकल जाएगा, इससे निकाल लेंगे हम कॉस्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्ट निकालते हैं। तो सबसे पहली होती थी, याद करो आप लोग, डिजाइन, डेवलपमेंट, R&D, ये सब होता था। तो ये तो डायरेक्ट आपको दे रखी है, तो आप क्या करेंगे जब आप अपना आंसर निकालेंगे, यहाँ आ जाते हैं, देखिए सबसे पहले ऊपर लिखेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्ट। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्ट पहला, ठीक है ना, वही R&D, डिजाइन, डेवलपमेंट, रिसर्च, ये 8,25,000 ये डायरेक्टली आपको दे रखी है, आप इसको डायरेक्टली लिख लेंगे। उसके बाद दूसरी कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, DEM, M फॉर मैन्युफैक्चरिंग, याद होता है आपको, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी लिखते हैं 125 पर यूनिट बोला है, तो यूनिट कितनी है अपनी 80,000 इंटू में 125।
चलिए आगे आ जाते हैं और नीचे देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। उसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 125, फिर ये इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद आगे चलेंगे और नीचे आ जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ेंगे सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी आती है। तो 12,500 पर ईयर है, पर ईयर, और हमारे कितने साल है 4, तो 12,500 इंटू में 4, और ये है 100 पर यूनिट, तो 80,000 यूनिट है, 80,000 इंटू में 100, ये बहुत अच्छे से करना, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो 12,500 मल्टीप्लाई बाय 4 ईयर है ना, प्लस में 100 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 80,000 यूनिट, तो ये भी आपका आ गया है। आगे चलते हैं और हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉस्ट, बिल्कुल शांति से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन, सारी कॉस्ट आती है यहाँ पे, ठीक है ना। 50,000 पर ईयर मतलब मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, ठीक है। तो नीचे आ दो 50,000 इंटू में 4, ठीक है ना, ये हो जाएगा 50,000 इंटू में 4, तो ये आ गया है आपका, ये भी आ गया। वारंटी कॉस्ट की बात करते हैं अब हम लोग, वारंटी कॉस्ट देख लेते हैं, चलिए आगे देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था वारंटी कॉस्ट, वारंटी एक्सपेंसेस मैंने अलग से लिख रखा था, मैंने बताया था कि कई चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ पे आपको मैंने ऐड करा दिया, ठीक है। वारंटी एक्सपेंसेस तो ये भी आएगा डेफिनेटली, और यही इस क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें कि आप गलती कर सकते हो, ठीक है। तो वारंटी एक्सपेंसेस कैसे निकालते हैं, ये 5 रिप्लेसमेंट, ठीक है ना, 5 रिप्लेसमेंट पार्ट पर 25, तो क्या करना 5 डिवाइडेड बाय 25 यूनिट है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 80,000 और मल्टीप्लाई बाय रुपीज तक, यहां तक निकालना, पूरा यहां तक होएगा पूरा, तो मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं 1 विजिट पर 500, तो 1 डिवाइडेड बाय 500 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 80,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट कितनी है 500, ऐसे करके ये वारंटी एक्सपेंसेस आपका निकल जाएगा। नीचे जाते हैं और हम देख लेते हैं 5 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 8 यूनिट से, और फिर मल्टीप्लाई बाय रुपीज से। ऐसे ही इसका विजिट कॉस्ट 1 डिवाइडेड बाय इतने मल्टीप्लाई बाय यूनिट और मल्टीप्लाई बाय इसके रुपीज। फिर वो क्या करेंगे आपको, ठीक है ना, मेरे क्वेश्चन में क्या कर रखा था, फिर ये चेंज कर देता उन्होंने, और ये चेंज करके उन्होंने बोला कि चलो भाई इसको चेंज कर देते हैं, आप बताओ कि वारंटी एक्सपेंसेस में क्या चेंज आया, ऐसे 2 नंबर का एमसीक्यू बना दिया। और फिर पूछा कि चलो टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट बताओ कितना आया, तो ऑब्वियस बात है कि जो नया चेंज आया वो मैंने उसमें ऐड कर दिया, वो नया आ गया। इस तरीके से मेरे ये क्वेश्चन दे रखा था और बहुत आसान क्वेश्चन था, तो ये निकल गया है पूरा का पूरा पहले, है ना, क्लियर है। तो उन्होंने अब मेरे को क्या कर रखा था, एक तो मेरे से ये पूछ लिया, ठीक है, तो मैंने ये बता दिया पूरा का पूरा अच्छे से निकाल के। तो आप लोगों ने पेशेंस रखना और बहुत अच्छे से, पेपर बहुत जल्दी हो जाएगा, पेपर की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग रफ शीट जब लो तो रफ शीट पे अच्छे से क्वेश्चन लिखना, ठीक है ना। और कई क्वेश्चन तो ऐसे थे, मैं आपको बताता हूँ, एक क्वेश्चन था तो मैंने उसको जब पढ़ा 6 नंबर का क्वेश्चन था, है ना, तो 6 मार्कर क्वेश्चन था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। जब मैंने उसको पढ़ा तो मैंने कहा कि यार ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, पूरी बुक से क्वेश्चन मैंने ऐसा देखा नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने उसको छोड़ दिया उस टाइम पे, है ना। फिर लास्ट में जब कम से कम 1 घंटे से भी ज़्यादा टाइम बच गया मेरे पास पेपर में, तो मैंने फिर एक एक क्वेश्चन, वे क्वेश्चन जो मुझे लग रहा था कि मैंने नहीं पढ़े हुए, मैंने छोड़ दिए थे, तो फिर वो मैंने एक एक क्वेश्चन उठाया। स्पेशली जैसे मैंने बताया ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन 6 नंबर वाला, तो मैंने ये उठाया। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखना शुरू कर दिया कि एक कंपनी है, उसने ये किया, पूरी कहानी मैंने अपने रफ पेज पे लिख ली जो मेरे को रफ शीट मिली थी, और देखते ही देखते वो क्वेश्चन पूरा अच्छे से बन गया, उसमें पूरे 6 नंबर आए होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कॉन्फिडेंस आ गया था अंदर से कि हाँ इसके तो 6 नंबर मिल गए। तो ऐसे करके कोई 6 नंबर का, कोई 4 नंबर का क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बन गए थे, ठीक है ना। तो आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन करें, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आएगा आपके, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आएगा। तो पहले ये निकाल लेना, फिर वो आपसे चेंज करने के लिए बोलेंगे तो वो कर लेना, ठीक है ना। बाकी हालांकि नीचे तो थ्योरी दे रखी है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। दूसरे पार्ट में उन्होंने क्या पूछ रखा है, टू मैक्सिमाइज एम, ठीक है ना, लाइफ साइकिल रिटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीजें पूछ रखी हैं, तो वो देख लेते हैं। तो पहला पूछ रखा है डिजाइन फेज के अंदर, आपको पता है डिजाइन एंड R&D, डिजाइन में क्या आता है R&D एंड डिजाइन, ठीक है। अप्रोक्सीमेट 80% ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट इज कमिटेड इन डिजाइन फेज of new product, hence M&D should carefully plan design its new product. M&D can apply value engineering here, value engineering अपना सकती है, ठीक है ना। ओके, केयरफुली मतलब प्रोडक्ट की कॉस्ट डिजाइन करने के लिए, ये बात हमने पहले भी पढ़ी है कि जो फर्स्ट स्टेज होती है डिजाइन फेज के अंदर, उसमें 80% प्रोडक्ट कॉस्ट आ जाती है। उसके बाद क्या करना चाहिए, इसको स्पीड अप द प्रोडक्ट लॉन्च, ठीक है ना, जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं उसमें जल्दी से प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए। In cut throughout the competition, it is important for the M&D to get the new product M launch into the market as soon as possible, since this will give M a long stay in the marketplace. Without competition in the market, M&D may lose overall profitability if it delay in launching of the product. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है ना, किस टाइम पे लॉन्च होना चाहिए, उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर जल्द से जल्द प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया गया तो इट माइट बी पॉसिबल, ठीक है ना, कि ऐसा ही कोई प्रोडक्ट कोई और कंपनी लॉन्च कर दे और फिर बाद में जाके इसका प्रोडक्ट
मतलब इसको अपना प्रोडक्ट लूज करना पड़े, ठीक है। तो ये बातें लिख रखी है, थ्योरेटिकल है, ये पूछा नहीं था भाई उन्होंने, है ना। तो ये दो चीजें यहाँ पे पूछी थी एग्जाम के अंदर, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्ट बताओ, तो ये बता दिए मैंने। और ये दो तरीके पूछे थे कि सजेस्ट टू वे टू मैक्सिमाइज एम लाइफ साइकिल रिटर्न। एम लाइफ साइकिल रिटर्न कैसे होगी, तो जो स्टेज 1 होता है फेज, ठीक है ना, फेज 1 डिजाइन फेज के अंदर, उसमें 80% कॉस्ट लगती है, तो उस पर ध्यान रखना है, उस पर फोकस करना है वैल्यू इंजीनियर लगा के, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी लॉन्च करना है, ऐसा ना हो कि कोई और प्रोडक्ट लॉन्च कर दे, ये बातें ध्यान रखना, ठीक है ना। बस नॉर्मल बात है, तो ये ऐसी चीजें तो पूछते नहीं वो एग्जाम में। अब ये है प्रैक्टिकल जो कि मैंने कराया, ये मेरे एग्जाम में आया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखा रहा हूं, प्लीज आप लोग ये क्वेश्चन भी बनाएं, इसका आंसर भी मैं आपको दे दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। आप ये वाला क्वेश्चन जरूर बनाएं, ठीक है ना। मैं ये क्वेश्चन भी बना के गया था, मतलब मैं स्टडी मेट के लगभग सारे क्वेश्चन ही बना के गया था, जो टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं ना पीछे, वे सारे क्वेश्चन। लाइफ साइकिल कोस्टिंग का ये क्वेश्चन और भी करना, जरूर करना, आपने ऐसे क्वेश्चन के रट्टे लगा लो, ठीक है, बहुत अच्छे से। तो ये क्वेश्चन भी आपको करके जाना है, ठीक है। और इसका मैं आंसर आपको दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन आप जरूर बना लेना, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखिए आपको मैं इसका आंसर दिखा देता हूँ, ओके। और यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, ये रहा, 1 मिनट रुके, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसकी बैटरी वो गई डाउन, चलिए आ जाते हैं, एक बार वापस से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, पेज नंबर 4.59, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका मैं आपको ये आंसर दिखा देता हूँ, ये रहा इसका आंसर, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल सेल्स, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्ट, ये आंसर होगा। आगे चलते हैं, ये हो गया आंसर इसका, और ये आप इसकी फोटो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये रहा, ओके। फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो आई होप आपको क्लियर होगा, बस आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आईडीटी के कल से वीडियो डालने लग जाएंगे, कस्टम से शुरू करेंगे पहले, ताकि कस्टम के पूरे नंबर हमें मिले, ठीक है ना, उसमें एक भी नंबर ना कटे, ठीक है। और मैराथन जरूर देखें, थ्योरी का मैराथन है, कंप्लीट थ्योरी वहाँ पे दे रखी है। और अब आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन के प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। मेरे को देखो, हम कोई भी चीज़ करते हैं तो हमें नहीं पता होता कि वो अच्छी है या बुरी है, हम कोशिश करते हैं अपनी तरफ से बेस्ट करने की, कोई भी, ठीक है ना। तो मैंने भी यहाँ पे नोट्स बनाए, मेरी कोशिश रही कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आप लोगों को बेनिफिट मिले। तो खुद स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज डाला है कि आपके सिर्फ नोट्स पढ़े थे, उसी से मेरे इतने नंबर आगे, मैं पास हो गई। तो ये तो अच्छी बात है ना, अगर कोई चीज़ इतनी अच्छी तरीके से हो रही है तो। चलिए आज के लिए इतना ही, और सब्सक्राइब जरूर कर ले, थैंक यू।